हमारे स्टार्टिंग हम देखते हैं हमारी मेल लीड और फीमेल लीड को, जो कि एक होटल में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारी फीमेल लीड अंशिंग की नींद खुलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है कि उसने किसी स्ट्रेंजर मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। वो कल रात के बारे में याद करती है कि वो बाहर गई हुई थी और तभी वो उसे यहाँ पर मिला था। अब ये सब याद करने के बाद अंशिंग चुपचाप से यहाँ से भाग रही होती है और तभी उसे कंपनी से कॉल आती है कि चेयरमैन उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अंशिंग अपने प्रोफेशनल लुक के साथ कंपनी पहुंचती है और यहाँ पर चेयरमैन उससे मिलकर बहुत ही खुश होते हैं कि जैसा उन्होंने उसके बारे में सुने थे वो बहुत ही प्रोफेशनल है। अंशिंग कहती है कि चेयरमैन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं 1 साल के अंदर आपके ग्रैंडसन को सब कुछ सिखा दूंगी और वो एक सक्सेसफुल सीईओ बन जाएगा। चेयरमैन ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और फिर वो अपने ग्रैंडसन को बुलाते हैं, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम गुशिन है। अंशिंग गुशिन को देखते के साथ ही पहचान जाती है कि ये तो वही है जिसके साथ मैंने कल रात नाइट स्पेंड की थी, यानी कि अब मेरा ये न्यू बॉस है। वो डर जाती है कि कहीं ये मुझे पहचान ना ले, पर गू तो इसे पहचानता ही नहीं है और वो उसके लुक्स की बुराई करता है कि वो एक टीचर की तरह लग रही है। अंशिंग ये सुनकर खुश जाती है और सोचती है कि हाँ अब मेरा लुक चेंज है तो कोई भी मुझे पहचान ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर चेयरमैन अपने ग्रैंडसन गुशिन को चिल्लाते हैं कि तुम अच्छे से बात करो, अब से ये तुम्हारी टीचर है। सेक्रेटरी अंशिंग अब तुम्हें ट्रेनिंग देने वाली है और तुम्हें इसके सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। और फिर चेयरमैन सभी एम्प्लॉइज को भी ऑर्डर दे देते हैं कि आप लोग को प्रेसिडेंट गुशिन से पहले सेक्रेटरी अंशिंग की सारी बात माननी होगी और सिर्फ आप लोग ही नहीं बल्कि गुशिन को भी सेक्रेटरी अंशिंग के ही सारे ऑर्डर मानने हैं। और फिर चेयरमैन अंशिंग से कह देते हैं कि अब मेरा ग्रैंडसन तुम्हारे हवाले। ये सब सुनकर गुशिन तो बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। फिर अंशिंग सभी एम्प्लॉय से पूछती है कि आप लोगों ने चेयरमैन की बात सुन ली है ना, तो आप सभी को मेरे ऑर्डर्स मानने। फिर वो सभी को अपना काम करने जाने के लिए बोल देती है और चेयरमैन भी ऑफिस चले जाते हैं। और फिर वो गुशिन को ऑर्डर देती है कि तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलोगे। तो ये कहता है कि मैं अभी टॉयलेट जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो जल्दी से भाग जाता है। और फिर वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे पता करने के लिए बोलता है कि पता चला कि होटल में मेरे साथ कौन लड़की थी। तो असिस्टेंट वहाँ सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है और कहता है कि बॉस सारे सीसीटीवी फुटेज किसी ने डिलीट कर चुका है। तो गुशिन कहता है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढना होगा। अभी इतने में अंशिंग यहाँ पर आ जाती है और नॉक करके कहती है कि मिस्टर गु पूरे 20 मिनट हो चुके हैं, तो आप अभी तक बाथरूम में क्या कर रहे हैं। तो गुशिन से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये मेंस टॉयलेट है, तुम यहाँ तक पहुंच गई। अंशिंग कहती है कि चेयरमैन ने मुझे इस काम का 50 मिलियन दिए, तो इतनी सैलरी डिजर्व करने के लिए मुझे काम भी करना होगा। ये सुनने के बाद गुशिन को बहुत ही गुस्सा आती है कि ग्रैंडपा सच में पागल हो गए। फिर वो अपने ऑफिस में आकर गेम खेलने लगता है और अंशिंग उसके लिए बहुत सारी फाइल्स लेकर आती है और कहती है कि इन सभी पर तुम्हें साइन करना है। वो सुन नहीं रहा होता है तो वो उसका लैपटॉप भी बंद कर देती है। तो ये चिल्लाता है तो अंशिंग उससे तुरंत ही सॉरी कहती है और फिर उसका हाथ मोड़ देती है और कहती है कि ये डॉक्यूमेंट अर्जेंटली चाहिए, तो क्या तुम अब साइन करोगे। तो फिर उस बेचारे को मानना ही पड़ता है और ये से समझा देती है कि सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें क्लियरली पढ़ने और फिर ही साइन करना है, अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो तुम जानते हो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। फिर गुशिन डर के मारे अपने काम पे लग जाता है और सारी फाइल्स को पढ़ के उस पे साइन करता है और उसे फिर बताता है कि जो सारे कॉन्ट्रैक्ट सही थे मैंने उन पे साइन कर दिया हूँ और जिनमें गलतियां थी मैंने उन्हें नोट कर लिया। अब काम कंप्लीट हो गया तो मैं अब जा सकता हूँ। अंशिंग कहती है कि पहले मैं फाइल चेक करूंगी। फिर वो देखती है कि इसने सच में अपना काम अच्छे से किया तो वो खुश होती है कि ये तो बहुत ही स्मार्ट है। फिर वो कहती है कि अब तुम जा सकते हो, तो वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है। फिर अंशिंग को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बार में बुलाती है सेलिब्रेट करने के लिए। फिर अंशिंग अपनी फ्रेंड से मिलने पहुंचती है और उसे ये सब कुछ बता देती है। तो उसकी फ्रेंड काफी शॉक होती है कि तुमने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी वो तुम्हारा बॉस बन गया, तो उसने तुम्हें पहचान लिया होगा ना। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो मेरे कंपनी वाले लुक के साथ मुझे पहचान ही नहीं सकता और वैसे भी मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर चुकी थी। अंशिंग की फ्रेंड टर्न करी है कि तुम तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो, लेकिन क्या आप तुम उसके सामने ओल्ड फैशन बन के घूमोगी। तो कहती है कि 1 साल की तो बात है, मैं कर लूंगी। फिर हम देखते हैं कि गुशिन भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ही आया होता है और यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इतने सालों से उसने अपनी वर्जिनिटी संभाल के रखा जो कि अब उसने खो दिया और उसे पता भी नहीं है कि वो लड़की कौन थी। गुशिन को बहुत ही गुस्सा आती है कि सभी उसका कैसे मजाक उड़ा रहे। तभी इतने में वो यहाँ पर अंशिंग को जाते हुए देख लेता है और जल्दी से उसके पीछे बाहर जाता है, पर जब तक वो अपनी कार से जा चुकी होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि अंशिंग गू के घर के बाहर पहुंचती है और मेड उसे बताती है कि गू ने कल रात बहुत ड्रिंक कर लिया था और वो अभी तक सो रहा है। फिर अंशिंग गू को उठाने के लिए उसके रूम में पहुंचाती है और वो इसे देखते के साथ ही डर जाता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है किसी लड़की को एक लड़के के रूम में नहीं जाना चाहिए। तो अंशिंग कहती है कि मिस्टर गू आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपना काम करने आई हूँ और वैसे भी आपकी बॉडी को इतनी खास नहीं है जो मैं आप में इंटरेस्ट लूंगी। तो गुशिन सुनने के बाद उसे अपनी बॉडी दिखाने लगता है और कहता है कि देखो मेरी बॉडी कितनी अच्छी है। तो अंशिंग कहती है कि ठीक है मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आज हमें एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए जाना है, तो आप तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, जानते हो ना अगर लेट करे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। फिर वो डर की मारे जल्दी से रेडी होता है और यहाँ पर वो उसकी टाई सही करती है और कहती है कि अच्छे से बिजनेस डील करना है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि गू यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से मिलने पहुंचता है और वो नकली आंसू लगाकर उन्हें रोते हुए दिखाता है कि ग्रैंडपा देख लो, वो सेक्रेटरी रोज मुझसे इतना ज्यादा काम करवाती है और रोज मुझे मारती भी है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर गू मनाने लग जाता है कि ग्रैंडपा प्लीज उसे फायर कर दो, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा आपसे। तो इसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम सच में मेरी बात सुनना चाहते हो तो चुपचाप से अंशिंग की सारी बातें मानना, देखो बहुत ही टैलेंटेड है और मैंने कितनी मुश्किलों से उसे हायर किया हूँ, और रही बात फायर करने की तो ये तुम कभी सोचना भी मत। ऐसा बोलकर ग्रैंडपा चले जाते हैं। फिर गो को बहुत ही गुस्सा आती है और सोचता है कि मैं उसे फायर नहीं कर सकता तो क्या हुआ,
मैं उसे रिजाइन करने पर मजबूर करूंगा। फिर नेक्स्ट डे ही गुशिन अंचिंग को 10 मिलियन का कार्ड देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर पैसे के लिए आई हो ना, तो देखो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस शर्त ये है कि तुम्हें आज ही रिजाइन करना होगा। तो अंचिंग उसकी क्लोज जाकर कहती है कि लगता है मिस्टर वू ने कुछ ज्यादा टीवी ड्रामास देख लिए, जो आप मुझे 10 मिलियन दे रहे हैं। ये सोचता है कि लगता है इसे और पैसे चाहिए, तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 30 मिलियन दूंगा। अंशिंग कहती है कि मिस्टर वू आपके ग्रैंडपा ने मुझे इस काम के लिए 50 मिलियन दिए, तो आपको लगता है कि आपके इतने से पैसे मैं लेकर जाऊंगी? और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि अगर मैं रिजाइन करती हूँ तो मुझे 3 गुना ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे 6 गुना ज्यादा पेनल्टी देने के लिए तैयार हो तो मैं चली जाऊंगी। ये कहता है कि 6 गुना ज्यादा, तुम तो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। अंशिंग कहती है कि मिस्टर गु अगर आपको ऐसा लगता है फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मिस्टर गु आपके पास पैसे नहीं है तो आप ध्यान से काम करो और इन डॉक्यूमेंट्स को ठीक से पढ़ के उन पर साइन करना, मुझे नेक्स्ट मंडे तक इन पर सिग्नेचर चाहिए। और फिर वो टाइम देकर बताती है कि मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है तो आप ओवर टाइम वर्क करो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर गुशिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचता है कि मुझे ओवर टाइम वर्क करना है, बॉस मैं हूँ या फिर ये। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अंशिन भी यहाँ बाहर आई होती है और अपने फ्रेंड को सब कुछ बताती है और गु भी अपने फ्रेंड्स को ये सब बता रहा होता है कि उस फीमेल डेविल ने मुझे परेशान करके रख दी है, कंपनी का प्रेसिडेंट मैं हूँ और वो एक सेक्रेटरी होकर मुझे ओवर टाइम काम दे रही है। ये सुनकर इसके सारे फ्रेंड्स भी हंसने लग जाते हैं। तभी गु फिर से अंशिन को देख लेता है और इसके फ्रेंड कहते हैं कि तो किसे देख रहा है, तो ये बताता है कि वही लड़की जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था। फिर ये सभी भी देखने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, पर तब तक अंशिन यहाँ से जा चुकी होती है। तो गु के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि लगता है तुझे उस फीमेल डेविल ने इतना परेशान कर दिए जो तुझे कुछ भी चीजें दिख रही है। फिर गु के फ्रेंड्स उसे आइडिया देने लगते हैं कि तुझे उस फीमेल डेविल से पीएस छुड़ाना है ना, तो एक काम कर, तू उसे चेस कर और पहले उसे डेट कर और फिर उसे डंप कर देना, फिर देखना वो कैसे अपसेट होकर खुद ही रिजाइन करके चली जाएगी। लड़कियां बहुत ही इमोशनल होती है तो तू उससे ऐसे ही डील कर पाएगा। तो गु कहता है कि तुम लोग चाहते हो मैं उस फीमेल डेविल को चेस करूं? नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि अंशिंग अपनी फ्रेंड रैन के साथ यहाँ पे डांस कर रही होती है और तभी वो गु को देख लेती है और जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। गु भी उसका पीछा करके बाहर आता है पर वो जल्दी से कार में बैठ के यहाँ से जा चुकी होती है और वो बाहर की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर देती है ताकि वो उसे ढूंढ ना पाए। और फिर अपनी फ्रेंड से कहती है कि अब तो हम लोग बार में भी नहीं मिल सके। फ्रेंड कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, उस दिन तुम लोग ड्रंक थे तो क्या पता वो तुम्हें पहचान ही गई नहीं, और अगर पहचान भी लिया तो तुम मना कर देना कि तुम वो हो ही नहीं। अंशिंग कहती है कि मुझे फालतू प्रॉब्लम में पड़ना ही नहीं है, मुझे इस 1 साल काम करके अपने पैसे लेकर जाना है। फिर हम देखते हैं कि गु यहाँ बाहर का सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंचता है पर उसे पता लगता है कि उस लड़की ने पहले ही हैक करके चली गई है, तो सोचता है कि 2 मिनट में उसने हैकिंग कर दी, सच में बहुत ही चालाक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि गु अपने फ्रेंड को अंशिंग को सेड्यूस करने के लिए बुलाता है ताकि वो उसके बदले में उसे फंसाए और उसे रेट करे। वो प्लानिंग के हिसाब से अपने फ्रेंड को सामने खड़े रहने के लिए बोलता है और बीच में पैर करके अंशिंग को गिराने वाला होता है ताकि उसका फ्रेंड जल्दी से अंशिंग को गिरने से बचाए और वो दोनों क्लोज हो सके। पर इसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि अंशिंग तो गिरती नहीं है बल्कि वो खुद ही गिरने लगता है, तो वो उसे गिरने से बचाती है और उसे केयरफुल रहने के लिए बोलती है। फिर वो जल्दी से अपने फ्रेंड को इससे मिलवाता है और बताता है कि ये जाओ है और हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। तो अंशिंग जाओ को ऑफिस में चलने को बोलती है और फिर वो सभी एम्प्लॉइज के फाइल चेक कर रही होती है और उनकी गलतियां उन्हें बता रही होती है। तो ये देखकर जाओ सोचता है कि ये तो बहुत ही टैलेंटेड है और गु इसे अपनी कंपनी से निकालना चाहता है। अंशिंग अपना काम खत्म करने के बाद जाओ से इस बारे में पूछती है कि मिस्टर जाओ आपकी कंपनी और हमारी कंपनी के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं, तो आप हमारे साथ कौन सी बिजनेस डील करना चाहते हैं? तो ये बता देता है कि सॉरी मैं तो यहाँ पर गु की हेल्प करने के लिए आया था, तुम्हें इस कंपनी से निकालने के लिए। आज तुम्हारी वर्किंग एबिलिटी देखकर मुझे पता लग गया कि तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो और मैं तो चाहूंगा कि तुम मेरी कंपनी में आके काम करो। तो अंशिंग कहती है कि सॉरी अभी मेरा किसी और कंपनी के साथ काम करने का कोई प्लान नहीं है और मैं यहीं पर ही काम करूंगी। और वो पूछती है कि क्या आप तुम मुझे बता सकते हो कि मिस्टर गु की तुम क्या हेल्प करने वाले थे? तो जाओ बताता है कि हमारा ये प्लान था कि मैं तुम्हें सेड्यूस करूंगा और फिर तुम्हें डेट करने के बाद तुम्हें डंप कर दूंगा ताकि तुम इस लव ट्रैप में फंसने के बाद बहुत ही इमोशनल हो जाओ और खुद ही कंपनी से रिजाइन कर दो। अंशिंग ये सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा होती है कि इस गु को तो मैं अभी सबक सिखाऊंगी। फिर इसके बाद गु का फ्रेंड जाओ उसे कॉल करके उसे बताता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी तो कितनी टैलेंटेड है, तुम चुपचाप से उसे अपनी कंपनी में रखो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो गु कहता है कि मैंने तुझे यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए बुलाया था और तू तो उसकी जाल में फंस गया। फिर इसके बाद अंशिंग गु के ऑफिस में काफी सारी फाइल्स लेकर आ जाती है और कहती है कि ये सारी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है और 1 हफ्ते में तुम्हें इन्हें रीड करना है, इसे पढ़ने के बाद तुम्हें कंपनी की ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो गुशिन से कहता है कि तुम ये चाहती हो कि मैं वीकेंड वाले दिन भी ओवर टाइम वर्क करूं, तो वो तो यहाँ से चुपचाप चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि गुशिन अपने फ्रेंड्स के साथ एक मास्क पार्टी में आया होता है और यहाँ पर वो उसे बताता है कि उस फीमेल डेविल ने तो मुझे ओवर टाइम वर्क करने के लिए रखी थी पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर थोड़ी ना आएगी, तो उसे क्या भी पता लगेगा। इस पार्टी में अंशिंग भी आई होती है और उसकी फ्रेंड ये सब जानने के बाद हंस रही होती है कि तूने तो अपने बॉस को ओवर टाइम वर्क पे लगा के यहाँ पार्टी में आई है। सच में जब उसे पता लगेगा कि तू ही उसकी वन नाइट स्टैंड है तो उसका क्या ही रिएक्शन होगा। और वैसे अगर वो तेरा बॉस नहीं होता तो क्या तू उसके साथ रिलेशन कंटिन्यू करती क्योंकि वो तेरे टाइप का जो है। अंशिंग कहती है कि कुछ भी अजम्पशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सभी हैंडसम लड़के पसंद है। तभी रैन यहाँ पर अंशिंग को गुशिन की तरफ भेज देती है और उसे एंजॉय करने के लिए अकेला छोड़ देती है। फिर गु जब अंशिंग को देखता है तो वो उसे जाने पहचानने लगती है और वो उसे डांस के लिए पूछ लेता है। अंशिंग भी देखते के साथ ही इसे पहचान लेती है कि ये गुशिन है। फिर वो उसे मना कर देती है कि मुझे डांस करना नहीं आता, तो ये कहता है कि मैं सिखा दूंगा और फिर दोनों ही डांस करने लग जाते हैं
और गुशिन से पूछता है कि तुम मुझे जानी पहचानी लग रही हो, क्या हम दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं? तो अंशिंग इसे कहती है कि ये किसी लड़की को चेस करने का बहुत ही ओल्ड फैशन तरीका है। तभी ये इसकी परफ्यूम भी पहचान जाता है और कहता है कि तुम्हारी तो परफ्यूम भी जानी पहचानी है। फिर वो उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या वही उसकी वन नाइट स्टैंड है। अंशिंग मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वो यहाँ से जाने लगती है। पर गु जल्दी से उसे लेकर साइड में जाता है और अपना मास्क निकाल कर पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो अंशिंग साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। फिर गु उसका मास्क निकालने जा रहा होता है तो जल्दी से यहाँ से भाग लेती है, और तभी रैनो से पूछती है कि तुम भाग क्यों रही हो? तो वो उसे भी लेकर भागने लगती है। तभी रास्ते में गु का फ्रेंड मिल जाता है और रैनो उसे कहती है कि तुम उससे हमें बचाओ, और ऐसा बोलकर वो अंशिंग को लेकर चली जाती है। और फिर गु का फ्रेंड उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का पीछा क्यों कर रहा है? तो गु बताता है कि मैं उसका नहीं बल्कि वो दूसरी मास्क वाली लड़की का पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि वही मेरी वन नाइट स्टैंड थी। फिर यहाँ से जाते हुए अंशिंग की फ्रेंड रैनो से बताती है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। फिर यहाँ पर अंशिंग और रैन बाहर आ जाते हैं और रैन पूछती है कि अगर उसने तुझे पहचान लिया होगा तो तू कल जॉब पर कैसे जाएगी? अंशिंग कह रही है कि डरने वाली बात नहीं है, उसने अगर मुझे पहचाना भी है तो ये समझाए कि मैं वो वन नाइट स्टैंड हूँ, पर उसे ये नहीं पता चलेगा कि मैं ही उसकी सेक्रेटरी हूँ। लेकिन हाँ, उसने तुम्हें पहचान लिया है तो वो तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट करके मेरे बारे में पता लगा सकता है। तो इसकी फ्रेंड रैन कहती है कि मैं समझ गई, कुछ टाइम के लिए हम लोग नहीं मिलेंगे। फिर अंशिंग जल्दी से टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर गुशिन और उसका फ्रेंड आकर इसे रोक लेते हैं। और फिर गु अंशिंग को कॉल करके कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी फ्रेंड के साथ कुछ हो तो अभी मुझसे मिल आओ। यहाँ पर रैन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने पकड़ के रखा होता है और ये लोग अंशिंग के बारे में कुछ नहीं बता रही होती है और सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने अंशिंग का नाम भी दूसरे नाम से सेव करी थी, तो इसलिए मिस्टर गु को उसके बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर अंशिंग अपनी फ्रेंड रैन को बचाने के लिए आ जाती है तो रैन उसे प्रोटेक्ट करने लगती है और पूछती है कि मिस्टर गु आखिर तुम मेरी फ्रेंड के साथ क्या करना चाहते हो? तो गु का फ्रेंड यानी कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड इसे उठा के यहाँ से लेकर चला जाता है और अंशिंग अपनी फ्रेंड को आवाज दे देती है कि घर पहुंचने के बाद तो मुझे कॉल कर देना। फिर गु इससे पूछता है कि अच्छा तो तुम अभी भी अपना मास्क नहीं निकालने वाली है? तो ये कहती है कि ठीक है मैं अपना मास्क निकालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। और फिर ये अपना मास्क निकालने की एक्टिंग करते हुए उसे फेक बर्थ मार्क दिखाती है और कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें डरा दी ना, एक्चुअली में की बर्थ मार्क मुझे बचपन से। वो कहता है कि सॉरी मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, और तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ। ठीक है तुम कितने अच्छे हो, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे 1 मिलियन चाहिए, तो अगर तुम मुझे 1 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। ऐसा बोलकर उसे टच करने लगती है तो गु से दूर करता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझी हुई हो, दूर हो मुझसे। तो ये चिल्लाती है कि तुम ही ने मुझे यहाँ लेकर आए और अब मुझे यहाँ से भगा रहे हो, और फिर ऐसा बोलकर चली जाती है। और गु सोचता है कि मैंने सोचा भी कैसे कि वो मेरी वन नाइट स्टैंड यही थी, आखिर मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। और तभी अचानक से अपने हाथ में उसकी परफ्यूम की स्मेल लेने लगता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब अंशिंग उसके ऑफिस में आती है तो गु उसके ऊपर भी वही परफ्यूम स्मेल करता है। तो ये इसे कहती है कि मिस्टर गु आपकी इस हरकत पे मैं आपके ऊपर हैरेसमेंट का केस कर सकती हूँ। तो ये कहता है कि आखिर कौन तुम्हें हैरेस कर रहा है, मैं तो बस देख रहा था कि मेरी कफ पे जो परफ्यूम की स्मेल आ रही है वही तुम पर से भी आ रही है। अंशिंग सोचती है कि मैंने अपने कपड़े तो चेंज कर ली पर परफ्यूम चेंज करना भूल गई। फिर ये बहाने कर लेती है कि ये बहुत ही फेमस परफ्यूम है जो कि आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं। फिर गु इसे फाइल साइन करके दे देता है और तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है और कहने लगती है कि मिस्टर गु आपको ये परफ्यूम की स्मेल पसंद आई तो ये आप रख लो, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी और मेरे पास एक्स्ट्रा है। और वो इसे गिफ्ट देकर बहुत ही खुश हो रही होती है। और गु जैसे ही इस परफ्यूम को स्मेल करता है तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुलाता है और इसे कहता है कि अब तुम जाओ और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसका डबल पेमेंट दे दूंगा। और फिर गु अपने असिस्टेंट को काम देता है कि तुम इस परफ्यूम को खरीदने वाले सारे कस्टमर का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देखो, मुझे यकीन है कि मैं इस तरीके से अपनी वन नाइट स्टैंड को जरूर ढूंढ के रहूंगा। अभी ये एम्प्लॉय जाते हुए सुन लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अंशिंग गु को पिक करने के लिए उसके घर के बाहर खड़ी होती है और उसे नींद में देखकर वो कहती है कि मिस्टर गु लगता है आप पूरी रात जाग रहे थे और गेम खेल रहे होंगे। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी दी हुई फाइल्स पढ़ रहा था। और ये सोचता है कि आखिर उस लिमिटेड एडिशन वाले परफ्यूम को इतने सारे लोगों ने क्यों खरीद ली कि मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ा पर वो भी हाफ लोगों की थी। अब तभी अंशिंग से कपड़े सही करने लग जाती है और गुई से इतना क्लोज देखकर सोचने लगता है कि लगता है मैं उस लड़की से इतना ऑब्सेस हो गया हूँ कि इसमें भी मुझे वही नजर आ रही है। फिर अंशिंग से बताती है कि मिस्टर गु चेयरमैन ने आज आपको अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया, तो गुई से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। अंशिंग मना करती है कि मैं वैकेशन पर हूँ, पर फिर भी कहता है कि तुम्हें चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये दोनों ग्रैंडपा के घर पहुंचते हैं और गुशिन कहता है कि अच्छा तो ग्रैंडपा आपने मुझे यहाँ पर ब्लाइंड डेट से मिलवाने के लिए बुलाया था। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि ये तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड लीन है जो कि अभी अब्रॉड से वापस आई है, तो अब तुम्हें इसे सिटी पूरा घुमाने के लिए लेकर जाओ और दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करो। तो गु कहता है कि ग्रैंडपा मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप ये काम सेक्रेटरी अंशिंग को दे दो। तो अंशिंग कहती है कि मिस्टर गु इस चीज में मैं आपको रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ, तो ये काम आपको ही करना पड़ेगा। और फिर वो कॉल पे बात करने के लिए बाहर चली जाती है। अंशिंग के डैडू से बताते हैं कि उसकी मॉम बहुत ही बीमार है तो वो जल्दी से मिलने आए। फिर अंशिंग चेयरमैन को बता देती है कि मुझे घर पे कुछ काम है तो अभी जाना पड़ेगा। अंशिंग जैसी निकलती है तो गु भी कहता है कि ग्रैंडपा मैं उसे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। फिर इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये ग्रैंडपा से बात करती है कि कहीं गु को वो उसकी सेक्रेटरी तो नहीं पसंद है तभी वो उसे छोड़ने भी गया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो तो बस उसकी सेक्रेटरी है, उसे ट्रेन करने आई है और गु से छोड़ने का बहाना करके बाहर मजे करने गया। और देखो गु मना नहीं कर सकता है, मैंने तुम्हारी और उसकी शादी फिक्स कर दी हूँ, तो अब तुम्हें भी मैं गु की कंपनी में काम लगवा देता हूँ ताकि तुम दोनों साथ में फीलिंग्स डेवलप कर सको। लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ग्रैंडपा को थैंक यू बोलती है। यहाँ पर अंशिंग को पता लगता है कि उसके डैड ने झूठ बोले थे कि उसकी मॉम बीमार है
और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम की बस ऑर्डर माना था। अंशिंग की मॉम कहती है कि अगर मैं तुम्हें इस बहाने से ना बुलाती तो तुम थोड़ी ना ब्लाइंड डेट के लिए यहाँ पर आती। फिर अंशिंग और उसके ब्लाइंड डेट के पेरेंट्स इन दोनों को अकेला बात करने का छोड़कर चले जाते हैं। अंशिंग का ब्लाइंड डेट हाना से कहता है कि लगता है मेरे पेरेंट्स की तरह तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ब्लाइंड डेट के लिए तुम्हें ट्रिक करके बुलाया। ये कहती है कि हाँ, अभी मैं शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ और मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। तो ये भी कहता है कि मेरा भी ऐसी है और मैंने सुना कि तुम गो ग्रुप कंपनी के लिए काम करती हो, फिर तो नेक्स्ट वीक से हम दोनों कलीग्स बनने वाले हैं। तो अंशिंग कहती है कि अच्छा, तो तुम ही वो नए डायरेक्टर होंगे ना। वो हाँ कहता है और अंशिंग इसे कहती है कि वैसे मेरी कंपनी की इमेज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं बस तुमसे इतना चाहूंगी कि तुम मेरी इस चीज को सीक्रेट रखना। फिर नेक्स्ट डे गू कंपनी में अपने साथ लिन को लेकर आया होता है और वो अंशिंग को बताता है कि ये हमारी कंपनी में इंटर्नशिप करने वाली है, तो तुम इसकी जगह अरेंज कर दो। फिर अंशिंग लिन के लिए एक सीट अरेंज कर रही होती है, पर लिन को ये जगह पसंद नहीं आती और फिर वो एक एम्प्लॉय के पास जाकर उससे उसकी सीट मांग रही होती है। तो वो मना करती है और कहती है कि आखिर मैं अपनी सीट क्यों दूं। लिन बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं इस कंपनी के बॉस की फ्यूचर वाइफ हूँ। फिर इस एम्प्लॉय को मानना पड़ता है और इसके बाद हम देखते हैं जिनके पास 2 एम्प्लॉइज आती है और उनमें से एक उसे पूछती है लीन आई है वो बॉस की फ्यूचर वाइफ है। तो वो दूसरी वाली एम्प्लॉय कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने बॉस को बातें करते हुए सुनी थी, वो ऑलरेडी किसी को लाइक करते हैं, वो उनकी वन नाइट स्टैंड है जिसको वो अभी भी ढूंढ रहे हैं और उस लड़की को ढूंढने के लिए उन्होंने मुझसे परफ्यूम के बारे में भी पूछा था और उनका असिस्टेंट सारे क्लोज ढूंढ रहा होगा। अभी लिन इन लोग की बातें सुनने लग जाती है और अंशिंग इन एम्प्लॉय से कह रही है कि बॉस के बारे में ये सब गॉसिपिंग मत करो और अपना काम करो जाके। लिन ये सुनने के बाद उस एम्प्लॉय को बहुत ही गुस्सा होती है और फिर ये किसी को कॉल करके इस बारे में पता करने के लिए कहती है कि आखिर गू किस लड़की को ढूंढ रहा है और ये सोच लेती है कि मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा, मैं किसी और को गू से शादी करने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं कि गू सारी फाइल्स कंप्लीट करने के बाद अंशिंग को दे रहा होता है और कहता है कि अब मेरा काम हो गया तो मैं छुट्टी ले सकता हूँ ना। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हें इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है और तुम्हें ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा। तभी लिन यहाँ पर आकर गू से कहती है कि तुम्हारी छुट्टी हो गई ना, तो अब चलो हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। तो गू पूछता है कि सेक्रेटरी अंशिंग अब मैं क्या करूँ, मुझे तो लिन डिनर पे चलने के लिए बोल रही हो, पर तुमने तो मुझे ओवर टाइम वर्क दी ना, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अंशिंग उससे लिन के साथ डिनर पर जाने का बोलती है क्योंकि ये ग्रैंडपा का ऑर्डर है। तो वो तो काम से छुटकारा पाने के लिए बहुत खुशी खुशी चला जाता है, पर फिर बाहर आने के बाद वो उसे अपनी कार में नहीं बैठाता और उसे कहता है कि सॉरी मैं तो भूल गया था, आज मैं अपने असिस्टेंट के साथ डिनर पे जाने वाला हूँ, तो हम लोग किसी और दिन डिनर करेंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अंशिंग अपना ओवर टाइम वर्क कंप्लीट करने के बाद घर जाने के लिए निकल रही होती है और तभी उसे उसका ब्लाइंडेड हाथ मिल जाता है और वो इसे कहता है कि अच्छा, तो ये वाला तुम्हारा ओल्ड प्रोफेशनल लुक है। तो अंशिंग कहती है कि मैंने बोली थी ना कि मेरा लुक डिफरेंट रहेगा। वो पूछती है कि लगता है तुम भी ओवर टाइम वर्क कर रहे थे। तो ये कहता है कि चलो अब हम लोग साथ में कुछ मिडनाइट स्नैक खाने चलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और तभी वो देखता है कि अंशिंग यहाँ पर हान के साथ आ रही है। हान अंशिंग से कहता है कि मुझे तुम्हें ग्लासेस में देखने की आदत नहीं हो पा रही है और तुम्हारे बाल का स्टाइल भी अच्छा नहीं है। तो कह रही है कि हाँ, मुझे भी ये वाला स्टाइल अच्छा नहीं लगता। फिर वो अपने ग्लासेस निकाल के अपने बाल खोल देती है। फिर इसे ऐसे लुक में देखकर गू भी शॉक हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अंशिंग का बाल खोलने के बाद उसी लड़की की तरह लग रही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर गू, कहीं आप सेक्रेटरी अंशिंग को लाइक तो नहीं करते। तो गू कहता है कि बिल्कुल नहीं, आखिर मैं सेक्रेटरी अंशिंग को कैसे लाइक कर सकता हूँ, और तुम देखो कैसे वो उस लड़की को देखी जा रही है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस, वो हमारी कंपनी का नया डायरेक्टर है और इन दोनों को ऐसे देखकर लगता है बॉस वो दोनों डेट कर रहे हैं। सेक्रेटरी अंशिंग इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल लड़की है तो वो ऐसे किसी भी लड़के को थोड़ी ना डेट करेगी, वो तो मेरी जितना हैंडसम भी नहीं है। कस्टन कहता है कि बॉस जरूर आप जेलस हो रहे ना, नहीं तो आखिर आप एक एम्प्लॉय से अपने आप को क्यों कंपेयर करेंगे। तो वो कहता है कि मैं जेलस नहीं हूँ, बस ना खुश हूँ। वो मेरे से तो इतना स्ट्रिक्टली बात करती है, पर देखो इस लड़के से कितनी हंसी मजाक कर रही है। और हाँ, मैं सिर्फ एक ही लड़की को लाइक करता हूँ, वो जिसे मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ। और फिर गू अंशिंग और हान को ऐसे बातें करते हुए देखकर जेलस होता रहता है और फिर नेक्स्ट डे हान को अपने ऑफिस में बुलाता है और डायरेक्टली पूछता है कि क्या तुम सेक्रेटरी अंशिंग को डेट कर रहे हो। तो वो कहता है कि एक्चुअली हम लोग ब्लाइंड डेट पर तो गए थे, पर हमारे बीच में सब कुछ क्लियर है और हम लोग बस अपने पेरेंट्स से डील करना चाहते हैं। तो ये सुनकर गू खुश तो होता है, पर फिर उसे कहने लगता है कि आखिर तुम सेक्रेटरी अंशिंग को कम कैसे समझ सकते हो, वो इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल लड़की है, इतनी टैलेंटेड है, उसने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, वो कोई भी लेवल में कम नहीं है, आखिर तुम उसे कम कैसे समझ रहे हो। तभी अंशिंग यहाँ पर आ जाती है और गू पूछता है कि तुम कब से यहाँ पर थी। तो कहती है कि मिस्टर गू, जब से आप मेरी तारीफ कर रहे थे तब से। तो गू बहुत ही शर्मा जाता है और फोन का बहाना करके बाहर चला जाता है और फिर हान अंशिंग से कहता है कि मिस्टर गू के बिहेवियर से मुझे लग रहा है ये वो तुम्हें लाइक करते हैं। अंशिंग ये सुनकर शॉक होती है। तो ये कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इस बारे में पता लगाने के लिए, हम डेटिंग की एक्टिंग करेंगे। तो ये आइडिया अंशिंग को पसंद आता है कि इससे गू का शक भी दूर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान और अंशिंग डेटिंग की एक्टिंग करने लग जाते हैं और इन लोगों को ऐसे बार बार साथ देखकर गू बहुत ही जेलस होने लगता है। फिर वो सोचता है कि लगता है सेक्रेटरी अंशिंग के पास ज्यादा काम नहीं है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके अंशिंग को सीसीटीवी फुटेज ठीक करने का काम देता है, जो कि वो अपनी हैकिंग से कुछ मिनट में ठीक कर देती है। तो वो बहुत इंप्रेस होता है। अब तभी ये लोग सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि कैसे लीन एक एम्प्लॉय को मार रही है और उसे कह रही होती है कैसे कैसे वो गू को लाइक कर सकती है जबकि वो गू की फियांसी है और वो उसे खूब मारी जा रही होती है। तो ये देखकर अंशिंग तुरंत ही जाने लगती है, गू से रोकने लगता है। तो अंशिंग कहती है कि मैं ये देख नहीं सकती हूँ, तुम्हारी फियांसी उसे मार ही देगी। तो कहता है कि हम दोनों साथ चलते हैं। फिर गू जल्दी से आकर लीन को रोकता है।
तो लिन जल्दी से एक्टिंग करने लग जाती है कि देखो मैं इसे बुली नहीं कर रही थी, उल्टा ये तुम्हारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चुरा रही थी और मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ी हूँ। कांचिंग कहती है कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हमने सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारी सारी आवाज भी सुन चुके हैं, तुम हमें फूल नहीं बना सकती। तुम इस एम्प्लॉय से जेलस थी कि आखिर ये मिस्टर गो को कैसे लाइक कर सकती है। अगर तुम अभी भी नहीं मानोगी तो मैं पुलिस को अभी बुला लूंगी। फिर गो लिन को समझाता है कि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ पर पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, तुम खुद ही सरेंडर कर दो तो ज्यादा अच्छा है। तो लिन को अंचिंग पर बहुत ही गुस्सा आती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी और फिर चली जाती है। फिर गो अपने असिस्टेंट को उस एम्प्लॉय को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है और फिर वो अंचिंग को बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आने के लिए इसलिए रोक रहा था क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि तुम मुझसे कोई दुश्मनी ले लो। अंचिंग कहती है कि मुझे कोई डर नहीं है, तो तुम मेरी फिक्र मत करो और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल उस एम्प्लॉय को देखने। फिर हम देखते हैं कि अंचिंग हॉस्पिटल में उस एम्प्लॉय से बात कर रही होती है और गो और उसका असिस्टेंट बाहर से इन लोग को देख रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने कहा था ना कि सेक्रेटरी अंचिंग आपको वही लड़की लग रही है जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपकी बात में पॉइंट है क्योंकि आज सेक्रेटरी अंचिंग ने इतनी जल्दी हैकिंग करके सीसीटीवी फुटेज ठीक कर दी और उस बार की सीसीटीवी फुटेज भी किसी ने हैक किया था और ऐसे ही उड़ाया था, तो मुझे लग रहा है कि वो वही है। फिर ये सुनने के बाद गो का शक और बढ़ जाता है और फिर वो अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है और उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाकर लिन की असलियत बताता है कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, तो वो उससे शादी बिल्कुल नहीं करेगा। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि सॉरी मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतनी खराब लड़की थी, कोई बात नहीं अगली बार मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूंगी। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब सिर्फ काम पे ध्यान देने वाला हूँ। फिर ग्रैंडपा अंचिंग की तारीफ करने लगते हैं कि सेक्रेटरी अंचिंग की एबिलिटी कितनी अच्छी है, उसने सीसीटीवी फुटेज भी ठीक कर दी, तो अब तुम उससे फायर करने की सोचना भी मत, उससे तुम बहुत कुछ सीखोगे। तो गू भी कहता है कि ग्रैंडपा फिक्र मत करो, अब सेक्रेटरी अंचिंग जाना भी चाहेगी ना तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि लेकिन काम के नाम पर तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी पार्टनर ढूंढूंगा। तो गू कहता है कि ठीक है फिर आपको सेक्रेटरी अंचिंग की तरह ही कोई लड़की ढूंढनी होगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, सेक्रेटरी अंचिंग बहुत ही स्मार्ट और ब्यूटीफुल है और ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। तो गू कहता है कि ग्रैंडपा वो स्मार्ट तो है लेकिन ब्यूटीफुल कहाँ से। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, वो हर चीज में अच्छी है और तुमसे तो कई गुना ज्यादा बेहतर है। तो गू कहता है कि ग्रैंडपा को मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं दिखती है और मैं तो सोचता हूँ कि कभी हम दोनों साथ हुए तो हमारे बच्चे तो IQ लेवल उस पर जाना चाहिए लेकिन लुक्स तो मेरे पर जाना चाहिए। तो ग्रैंडपा हंसने लगते हैं कि तुमने बच्चों के बारे में भी सोच लिए, इसका ये मतलब है कि तुम सेक्रेटरी अंचिंग में इंटरेस्टेड हो। तो गू बहुत ही शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं ग्रैंडपा ऐसा बिल्कुल नहीं है और फिर वो खुद सोचने भी लगता है कि क्या मैं सच में उसे लाइक करने लगी हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू अंचिंग के साथ उसके ऑफिस में होता है और तभी इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है। उसे देखकर अंचिंग जल्दी से बीच में आती है और गू को प्रोटेक्ट करने लगती है और ये देखकर वो भी शॉक होता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट करिए। लीन गू से पूछ रही होती है कि आखिर तुमने अपने ग्रैंडपा को ऐसा क्या बोल दिया कि उन्होंने हमारी शादी भी कैंसिल कर दी और मुझे यहाँ पर जॉब करने से भी मना कर दिए। तो गू कहता है कि उस एम्प्लॉय ने तुम्हें माफ कर दिए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हारी चीजें भूल चुके हैं। तो ये माफी मांगती है और कहती है कि मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी, पर गू फिर भी नहीं मानता। तो लीन अंचिंग को चिल्लाने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से है और उसे मारने वाली होती है, पर तभी गू बीच में आ जाता है और फिर अपने स्टूडेंट से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो और फिर अंचिंग से कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहना क्योंकि मुझे डर है कि वो तुमसे बदला लेने के लिए आएगी। तो ये कहती है कि मिस्टर गू आपको लगता है कि मैं बाकी ऑर्डिनरी वुमेन की तरह वीक हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ रहूंगी तो आप क्या ही मुझे प्रोटेक्ट करेंगी बल्कि मैं आपको प्रोटेक्ट करने वाली हूँ। और फिर ये इसे इसका काम समझा देती है और कहती है कि अब मेरा तो छुट्टी का टाइम हो गया और बाय बोलकर चली जाती है। फिर असिस्टेंट जैसे ही आता है तो गू से कहता है कि तुम जाओ सेक्रेटरी अंचिंग को फॉलो करो। तो ये कहता है कि बॉस अगर आपको सेक्रेटरी अंचिंग की फिक्र हो रही है तो आपको खुद उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जाना चाहिए। तो ये कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो फिर मैं जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि अंचिंग अपने फ्रेंड से मिलती है और दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली इतने टाइम बाद दोनों मिल तो पाए और फिर दोनों ही बाहर जाने के लिए निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि गू भी अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ बाहर आया होता है और तभी अचानक से वो अंचिंग को डांस करते हुए देख लेता है और जल्दी से उसके पास जाता है और कह रहा है कि सेक्रेटरी अंचिंग सच में तुम बहुत ही अमेजिंग हो, तुम्हारे दो चेहरे। कहती है कि मिस्टर गू मेरी छुट्टी हो गई है तो मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी करूँ। तो गू से बात करने के लिए उसे अपनी कार में लेके जाता है और सोचती है कि मैं इसे बिल्कुल पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि मैं इसकी वन नाइट स्टैंड हूँ। फिर वो एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि बॉस मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आखिर मैं काम की छुट्टी होने के बाद क्लबिंग करने क्यों नहीं जा सकती। देखो अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं आपके ऊपर हैरेसमेंट का केस करूंगी। गू अब समझ चुका होता है कि यही वो लड़की है और फिर वो सोचता है कि ये कब तक प्रिटेंड करेगी, मुझे इसके असली रंग बाहर लाने होंगे। फिर वो ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए उसके ऊपर बेहोश होने लगता है। तो कहती है कि बॉस लगता है आपने बहुत ड्रिंक कर ली, चलो मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तो ये खुश जाता है कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। फिर अंचिंग को उसके घर ले आती है और तभी वो इसे इतना क्लोज देखकर अपना वन नाइट स्टैंड याद करने लगती है और फिर उसका फेस टच करते हुए सोचती है कि वो सच में बहुत ही हैंडसम है। और इतने में अंचिंग का पेट दुखने लग जाता है तो वो तुरंत ही बाथरूम चली जाती है। तो गू शॉक हो जाता है कि वो चली क्यों गई, वो मुझे किस करने वाली थी पर उसने अपने आप को रोक क्यों ली, क्या मैं चार्मिंग नहीं रहा। फिर वो जैसी वापस आने लगती है तो ये फिर से सोने की एक्टिंग करता है और फिर से अंचिंग का पेट दुखने लगता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो अंचिंग कहती है कुछ नहीं, ये बस पीरियड पेन है। और फिर वो उसे कहती है कि अच्छा तो तुम बस ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहे थे। तो गू भी पूछता है कि क्या तुम भी बीमार होने की एक्टिंग कर रही हो। तो ये बताती है कि नहीं, मुझे असल में पीरियड है और अब तुम्हें होश आ चुका है तो मैं अपने घर जाती हूँ। ये कहता है कि तुम्हारी अब ये हालत है तो तुम भी यहाँ पे रुक जाओ
तो ये पूछती है कि मिस्टर गु, क्या आप किसी भी लड़की को अपने घर पे ऐसे रुका लेते हैं? तो ये कहता है कि तुम कोई भी लड़की नहीं हो। और फिर गु अनचिंग से डायरेक्टली इस बारे में पूछ लेता है कि उस रात होटल में वही उसके साथ थी ना। तो अनचिंग कहती है कि मिस्टर गु, आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं यहाँ से जाती हूँ। तो ये इसे रोककर कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें ना पहचानूं इसलिए ही तुम अपने आप को अगली बनाकर घूमती हो। अनचिंग मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तो गु उसके क्लोज जाता है और कहता है कि तुम अभी भी मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही हो कि तुम ही वो लड़की थी। अनचिंग बताती है कि मिस्टर गु, मैंने आपके बारे में रूमर सुनी थी कि आप बहुत ही बड़े प्ले बॉय हो, इसलिए ही मैं कंपनी में ओल्ड और अगली का लुक करके आई थी। और देखो, जैसा मैंने आपके बारे में सुनी थी, आप तो सच में एक प्ले बॉय हो। गु अनचिंग से कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ अभी इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम ही वो लड़की हो। पर अनचिंग फिर भी नहीं मानती है और कहती है कि मैं वो नहीं हूँ और यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब अनचिंग ऑफिस में आती है तो गु उसके ग्लासेस निकाल देता है और कहता है कि तुम हर दिन ऐसे ड्रेसअप होकर थकती नहीं हो, लगता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा डरती हो इसलिए ऐसे ड्रेस करके आती हो। अनचिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर आपको लगता है तो मैं आपको अच्छे से ड्रेसअप होकर दिखा सकती हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अनचिंग एक रिवीलिंग ड्रेस पहनकर गु के ऑफिस में आती है और उसे बताती है कि उसे अभी 10 मिनट में मीटिंग के लिए जाना होगा। गु से पूछता है कि क्या तुम सच में ऐसी ड्रेस पहनकर कंपनी में घूम रही थी? तो ये कहती है कि मिस्टर गु, ये तो आपकी रिक्वेस्ट थी ना कि मैं अच्छे से ड्रेसअप होकर आऊं। तो ये कहता है कि देखो, अभी जाओ और अपनी ड्रेस चेंज करो। तो ये बताती है कि मीटिंग के लिए सिर्फ 8 मिनट बचे और मैं भी आपको मीटिंग में ज्वाइन करने वाली हूँ। तो ये चिल्लाता है कि तुम इस ड्रेस को पहनकर मीटिंग में ज्वाइन करने का सोच रही हो? बिल्कुल नहीं। और फिर वो तुरंत ही अपनी कोट निकाल कर इसे पहनने के लिए दे रहा होता है। तो ये कहती है कि बॉस, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि आपकी रूमर फैले, लेकिन मुझे पड़ता है। तो कहता है कि ठीक है, तुम मत पहनो, लेकिन ये ड्रेस में तुम मीटिंग नहीं ज्वाइन करोगी। तो कहती है कि बॉस, पहले आप ही कपड़े के नाम पर मेरा प्रोफेशन जज कर रहे थे कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी। आपको तो मेरा प्रोफेशनल अटायर भी नहीं पसंद आ रहा था और अब मैं ड्रेसअप कर रही हूँ तो भी नहीं पसंद आ रहा है और लगता है आप मेरे काम से बिल्कुल खुश नहीं है। फिर तो मैं चेयरमैन का दिया हुआ काम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। ये कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो अनचिंग कहती है कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। ये सुनकर शौक हो जाता है कि तुम रिजाइन करना चाहती हो। देखो, भूलो मत, तुमने मेरे ग्रैंडपा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करी हो कि तुम्हें 3 टाइम पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अनचिंग कहती है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे रिजाइन करना है। और फिर ये रिजाइनेशन लेटर इसे सबमिट करके यहाँ से चली भी जाती है। और फिर अनचिंग अपनी फ्रेंड रैन से मिलती है और उसे सब बताती है कि वो बस रिजाइन करने की एक्टिंग कर रही है। एक्चुअली उसकी तो चेयरमैन के साथ डील हो चुकी है जिसे वो मना नहीं कर सकती और रिजाइनेशन का नाटक वो इसलिए कर रही है क्योंकि अब गु को शक हो गया कि वो वही लड़की है जो कि उसकी वन नाइट स्टैंड है। तो इसलिए वो ये सब नाटक कर रही है ताकि वो खुद इसके साथ अच्छे से रहे। तो इसकी फ्रेंड रेन कहती है कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, अब वो तुम्हारे सारे ऑर्डर्स मानेगा। फिर जैसे ही इसे गु का कॉल आने लगता है तो ये रेन को दिखाती है कि मैंने बोली थी ना कि वो मुझे कॉल जरूर करेगा। वो कॉल उठा लेती है और गु इसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे रिजाइनेशन लेटर अप्रूव नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पूरे 1000 वर्ड्स नहीं है। तो नेक्स्ट डे वो 1000 वर्ड्स वाला रिजाइनेशन लेटर लेकर पहुंच जाती है और कहती है कि अब तो तुम अप्रूव करोगे ना। तो कहता है कि नहीं, तुम रिजाइन नहीं कर सकती हो, ग्रैंडपा मुझे ही ब्लेम करेंगे कि मैंने कुछ गलत किया होगा। तो अनचिंग कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को समझा दूंगी और वैसे भी तुम्हें सर्व करना इतना मुश्किल है कि मैं खुद थक चुकी हूँ। तो गुई से पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम यहाँ पे रुकने के लिए मान जाओ। ये कहती है कि बहुत सिंपल है, बस तुम्हें मेरी 2 शर्त माननी होगी। पहली तो ये कि तुम मेरे साथ काम करने में कोऑपरेट करोगे और दूसरा ये कि तुम काम और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखोगे। तो गु इसकी दोनों शर्त के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर अब तुम अच्छे से अपना काम करो। तो अनचिंग कहती है कि ऑफ कोर्स मैं मेहनत से अपना काम करूंगी और फिर वो इसे एक कॉकटेल पार्टी का इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है कि तुम्हें पार्टी में जाना होगा। फिर ये भी समझ जाता है कि वो बस रिजाइन करने की एक्टिंग कर रही थी। फिर वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ पार्टी में चलोगी। तो कहती है कि हाँ, ये तो मेरी जॉब है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अनचिंग और गु दोनों साथ में पार्टी में पहुंचते हैं और यहाँ पर सभी लोग अनचिंग को देखकर बहुत ही शॉक होते हैं कि वो तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। गु का फ्रेंड जाओ भी अनचिंग को देखते रह जाता है और फिर उसे ले जाकर साइड में बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि सेक्रेटरी अनचिंग इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, तू चाहता था ना कि मैं उसे चेज करूँ, तो अब मैं तैयार हूँ। तो गु कह रहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो मेरी है। फिर गु का दूसरा फ्रेंड आकर पूछता है कि वैसे तू तो अपनी वन नाइट स्टैंड को ढूंढ रहा था ना, तो अब क्या हो गया, तुझे 2 लड़की पसंद आ गई है? तो गु कहता है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली में अनचिंग ही वो लड़की है। अब तभी यहाँ पार्टी में लिन भी आई होती है और वो गु को बात करने के लिए साइड में लेके जाती है और उसे समझाने लगती है कि वो उससे शादी करेगा तो उसकी फैमिली को फायदा होगा। पर गु मना कर देता है कि मुझे बिजनेस मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कहने लगती है कि आखिर तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या अच्छा लग रहा है, वो बहुत ही चालाक है और तुम्हारे ग्रैंडपा भी शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए चुपचाप से मेरी बात मान जाओ और मुझसे शादी कर लो। फिर गुई से कहता है कि तुम पूरी पागल हो चुकी हो और वो चला जाता है। यहाँ पर दूसरी कंपनी के लोगों को भी अनचिंग बहुत ही पसंद आती है और वो लोग उसे अपनी कंपनी में बैठ कर रहे होते हैं। गु कह देता है कि अभी वो मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और मेरी सेक्रेटरी है तो वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और फिर डांसिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है तो गु अनचिंग के साथ डांस करने लगता है और वो उसे याद दिलाने लगता है कि पहले भी वो लोग डांस कर चुके हैं तो इसलिए वो एक्टिंग नहीं कर सकती कि उसे डांस नहीं आती। वो कहता है कि लास्ट टाइम जो तुम्हारा फेक बर्थमार्क वाला मेकअप था वो बहुत ही अच्छा था और लगता है तुम मेरे साथ मजाक करके बहुत ही खुशी मिलती है। जिंग सोचती है कि इसे ये भी पता लग गया कि वो मास्क वाली लड़की मैं ही थी। फिर गु अनचिंग से कहता है कि अभी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कहीं लेके चलूंगा और फिर पार्टी के बाद वो उसे वही होटल ले आता है जहाँ पर वो लोग सबसे पहली बार मिले थे। अनचिंग सोचती है कि करना क्या चाहता है। फिर वो उसे रूम में लाने के बाद किस करने लगता है और उसे याद दिलाने लगता है कि वो वही लड़की है तो वो मान ले। पर अनचिंग फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होती और यहाँ से भाग जाती है।
फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में वो उससे पूछता है कि कल जो हुआ उसके बाद भी तुम पहले की तरह कैसे बिहेव कर सकती हो। तो कहती है कि वो शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ और वैसे कल की बात याद करके तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं तुम पे हैरेसमेंट का केस करूँ। ये कहता है कि मैंने तुम्हें हैरेस नहीं किया था। फिर वो इसे नेकलेस देने लगता है। फिर पूछती है कि मिस्टर गू क्या आप मुझसे माफी मांगने के लिए दे रहे? तो कहता है कि हाँ मैं माफी मांग रहा हूँ और वैसे ये मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को मेरी तरफ से पहला गिफ्ट है। मैं जानता हूँ कि तुम ये चीज बिल्कुल मानने के लिए रेडी नहीं हो कि तुम ही वो लड़की हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है कि क्या तुम मुझे खुद को चेस करने के लिए अलाउ करोगी। तो ये कहती है कि मैं इस बारे में सोच सकती हूँ और वो इससे गिफ्ट ले लेती है और वैसे कहती है कि ठीक है अब पर्सनल बातें खत्म और बिजनेस की बातें शुरू। याद रखना आज रात को तुम्हें क्लाइंट के साथ ड्रिंकिंग पार्टी में जाना है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और गू बहुत ही खुश हो जाता है। फिर क्लाइंट से मिलने के बाद गू बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है और कार में बैठकर वो अंशिंग का हाथ पकड़ के रख रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम मेरा फायदा मत उठाओ, मैंने अभी तुम्हें डेट करने के लिए नहीं मानी हूँ। तो ये कहता है कि सच में तुम बहुत ही हार्टलेस हो। फिर कहती है कि अच्छा हार्टलेस मैं हूँ और तुमने अपने फ्रेंड जाओ को मुझे डेट करने के लिए बोला ताकि वो मुझे डंप करे, तो मेरे से ज्यादा हार्टलेस तो तुम हुए ना। तो ये कहता है कि गलती तुम्हारी थी, तुमने मुझसे झूठ बोली थी और वैसे भी तुमने मेरा फर्स्ट टाइम लिया तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो इसकी बातें सुनकर अंशिंग असिस्टेंट से कहती है कि तुम कार चलाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब गू की नींद खुलती है तो सोचता है कि वह ऐसे टाइम पर ही क्यों सो गया था। अब तभी अंशिंग इसे उठाने के लिए पहुंचती है उसे ऑफिस ले जाने के लिए और वो उसे जल्दी से रेडी होने का बोलती है और फिर तभी उसका पेट दुखने लग जाता है। तो वो कहती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। फिर अंशिंग के यहाँ से जाते ही गू को उसकी फिक्र होती है कि उसे क्या हो गया। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर अंशिंग को इस बारे में बताता है कि उसी एक छोटी सी सर्जरी होनी है तभी वो ठीक हो पाएगी। वो अपने किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पर बुला ले तो ये अपनी फ्रेंड को कॉल करती है पर इसकी फ्रेंड बिजी होती है। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि कोई बात नहीं मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूंगी। पर तभी इतने में यहाँ पर गू पहुंच जाता है और वो डॉक्टर से बताता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। फिर डॉक्टर जब अंशिंग को सर्जरी के लिए लेके जा रहा होता है तो गू उसकी काफी फिक्र करने लगता है। तो डॉक्टर बताता है कि ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है जो तुम इतना इमोशनल हो रहे हो, इतना भी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अंशिंग कहती है कि डॉक्टर वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरी फिक्र कर रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ ठीक है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है और फिर वो उसे सर्जरी के लिए लेके जाते हैं और गू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने उसे बॉयफ्रेंड बोली। फिर सर्जरी के बाद गू अंशिंग का अच्छे से ख्याल रखने लगता है और वो इसे कहती है कि तुम्हें अपना काम छोड़कर यहाँ पर मेरे लिए आने की जरूरत नहीं थी। वो कहता है कि तुम्हें इस सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वैसे ये पहली बार है कि मैं तुम्हें बीमार देख रहा हूँ, नहीं तो तुम तो हमेशा काम में बिजी रहती हो। अंशिंग भी कहती है कि मैं भी पहली बार देख रही हूँ कि तुम किसी की इतनी केयर कर सकते हो। फिर इसके बाद गू अंशिंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि तुम अभी बीमार हो तो कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और फिर वो उसे उठा के सोफे पे बैठा देता है और कहता है कि कम से कम 2 दिन के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। अंशिंग कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ तो तुम्हारे घर पे रहना सही नहीं है ना। पर गू नहीं मानता और कहता है कि नहीं तुम्हें यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, तुम माने या ना मानो। तो अंशिंग भी कहती है कि ठीक है मैं यहाँ पे रुकने के लिए रेडी हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे उठाने जाती है और बताती है कि आज उसे टाइम पर ऑफिस जाना होगा, आज उसकी मीटिंग है। तो गू से कहता है कि तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, तुम बस घर पे रेस्ट करो और ठीक हो। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर अंशिंग से मिलने आई होती है और वो इससे भड़काने लगती है कि वो गू से दूर हो जाए। तो अंशिंग इसे बताती है कि मेरा मिस्टर गू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो अभी मिस्टर गू आई जाएंगे, फिर तुम बात कर लेना। तो लिन यहाँ से चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि गू जब घर आता है तो अंशिंग से पूछता है कि मैंने सुना कि लिन यहाँ पर आई थी। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा और उसका कुछ भी नहीं चल रहा है और लास्ट टाइम भी वो मेरे पीछे पड़ी थी पर मैंने उसे सब कुछ क्लियर करा था, पर मैं वापस से उसे बात कर लूंगा ताकि वो तुम्हें परेशान ना करे। अंशिंग कहती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मैंने भी ऐसी सिचुएशन झेल चुकी हूँ, लोग मुझे परेशान करते थे। तो ये पूछता है कि फिर तुम उनसे कैसे डील करती थी। अंशिंग कहती है कि मैं फेक वेडिंग रिंग लाकर उन्हें ये बताती थी कि मेरे पास पहले से फियांसी है तो वो लोग मेरा पीछे छोड़ देते थे। तो गू बहुत ही खुश जाता है और कहता है कि लगता है फिर मुझे भी यही तरीका यूज करना पड़ेगा। तुम क्या बोलती हो, अगर मेरी भी कोई फियांसी होगी तो लोग मुझे ऐसे परेशान नहीं करेंगे ना, तो क्या तुम मेरी शील्ड बनोगी। ये कहती है कि वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड होगा। तो गू कहता है कि ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू ऑफिस में अंशिंग से पूछता है कि तुम मेरे घर से इतनी जल्दी कैसे चली गई। तो कह रही है कि अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ तो तुम्हारे घर पे रह के क्या करूंगी। तो गू कहता है कि अगर हम साथ में रहेंगे तो काम करने में भी अच्छा होगा। तो ये समझाती है कि ये वर्किंग टाइम है तो अपने ऑफिस में जाकर काम करो तो ज्यादा बेहतर है। तो गू अब से होकर बैठ जाता है और तभी अंशिंग को असाइनमेंट की कॉल आती है और वो उसे बिजनेस ट्रिप पे भेजते हैं और गू भी अंशिंग के साथ होटल गया होता है। तभी यहाँ पर अंशिंग का पुराना बॉस उसे मिलने आ जाता है जिसका नाम मिस्टर वांग है। अंशिंग उसके बारे में गू को बताने जा रही होती है कि वो खुद ही गू को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि मैं अंशिंग का पुराना बॉस हूँ और जानता हूँ कि तुम उसके नए बॉस हो। तो गू अंशिंग के ऊपर हाथ रखता है और इसे कहता है कि सॉरी तुमने गलत समझा है, मैं इसका सिर्फ बॉस ही नहीं हूँ बल्कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। और फिर गू अंशिंग के साथ यहाँ से चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या इसने तुम्हें परेशान किया है। अंशिंग कहती है कि हाँ मैंने बोली थी ना कि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे परेशान कर चुके हैं। तो कहता है कि देखो मुझे उन लोगों के साथ कंपेयर मत करना, मैंने कभी तुम्हें परेशान नहीं किया। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए यहाँ से जाने लगते हैं और वांग को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आती है और फिर हम देखते हैं कि वो बीच रास्ते में इन लोग का एक्सीडेंट कर देता है और दोनों को ही सर में चोट आ जाती है। तभी इतने में यहाँ पर से अंशिंग को उठा के लेके चला जाता है। फिर इसके बाद हॉस्पिटल में जब अंशिंग को होश आता है तो वो इसे देखकर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि गुशिंग कहाँ पर है। तो ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ पर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं करी और तुमने मुझे छोड़कर उस मिस्टर गू को एक्सेप्ट कर ली, आखिर क्यों।
अंजिंग उसे काफी कुछ सुनाती है और चिल्लाती है और कहती है कि वो उससे दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। तभी इतने में यहाँ पर गु अंजिंग को बचाने के लिए पहुंचता है और फिर गु के गार्ड्स इस मिस्टर वांग को यहाँ से पकड़ के लेकर जाते हैं। फिर यहाँ पर गु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है तो अंजिंग उसका बहुत ख्याल रखती है। फिर इसके बाद दोनों ही ठीक हो जाते हैं और अंजिंग कहती है कि मैंने डिस्चार्ज प्रोसीजर सब हैंडल कर लिया, तब हमें यहाँ से डायरेक्टली कंपनी जाना चाहिए। तो गु कहता है कि मैं अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ तो अभी मुझे काम नहीं करना है। अंजिंग कहती है कि ठीक है फिर आज की तुम छुट्टी मनाओ। तो ये खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है फिर कल हम दोनों डेट पर चलने वाले हैं। अंजिंग मना करती है कि मुझे कंपनी में काम है। तो ये कहता है कि फिर मेरी तरफ से भी तुम्हें छुट्टी और आज तुम मेरे साथ मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे चलोगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही साथ में बर्थडे पार्टी के लिए पहुंचते हैं और देखते हैं कि दोनों के फ्रेंड आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो गया था पर फिर से उन लोग का झगड़ा हो गया। फिर गो और अंजिंग अपने अपने फ्रेंड को समझाने लगते हैं और फिर अंजिंग गो से मिलने के लिए जा रही होती है और तभी रास्ते में हम देखते हैं कि एलियन अंजिंग को किडनैप करने के लिए कोई गुंडों को भेजती है पर अंजिंग कैसे भी उसे बचते हुए यहाँ पर गु के पास आ जाती है और उसे बताती है कि वो बंदा उसे किडनैप करने वाला था। यहाँ पर वो देखता है कि अंजिंग को किसी ने ड्रग दे दिया तो वो जल्दी से उसे उठा के रूम में लेके जाता है और बताता है कि मैंने डॉक्टर को बुला लिया हूँ, थोड़ी देर में डॉक्टर यहाँ पर आता ही होगा। पर अंजिंग नहीं मानती और कहती है कि वो ही उसकी हेल्प कर दी। गु से होश में लाने की कोशिश करता है कि तुम याद करो कि तुम ये खुद ही बोल रही हो। और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब अंजिंग की नींद खुलती है तो वो गु को अपने पास देखकर यहाँ से जाने की कोशिश करती है पर वो उठ जाता है और फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनाकर उसे याद दिलाता है कि कल रात के बारे में वो कुछ मना नहीं कर सकती। तो अंजिंग को गु के साथ रिलेशनशिप के लिए मानना ही पड़ता है। फिर गु को उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है कि उसने उस गुंडे को पकड़ लिया है जो कि अंजिंग को किडनैप करने वाला था। फिर ये लोग उस गुंडे से सवाल करते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाह रहा था। तो वो बताता है कि उसे किसी लड़की ने काम दी थी तो ये लोग समझ जाते हैं कि वो कोई और नहीं लिन है। तो गु अंजिंग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस लिन को सबक सिखाऊंगा और वो दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और फिर हम देखते हैं कि गु यहाँ लिन से मिलता है और उसे वार्न करता है कि वो अंजिंग से दूर रहे। पर इसके बाद तो लिन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि अगर ये मुझे नहीं मिलेगा तो मैं किसी और को भी इसे लेने नहीं दूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गु और अंजिंग डेट करने लग जाते हैं और एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और फिर गु के ग्रैंडपा को इस बारे में न्यूज मिल जाती है कि वो किसी तो लड़की को डेट कर रहा है तो वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि कहीं उसने कोई ऐसी वैसी लड़की को तो नहीं सुन लिया है। तो गु अंजिंग के बारे में ग्रैंडपा को बता देता है कि ग्रैंडपा यही मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ग्रैंडपा तो ये जानने के बाद बहुत ही खुश होते हैं कि ये दोनों साथ हो गए और फिर वो कहते हैं कि अब तुम दोनों को जल्दी शादी कर लेना चाहिए। तो गु तो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं लिन यहाँ मिस्टर वांग से मिलने जाती है और उसके साथ डील करती है कि वो दोनों मिलकर गु और अंजिंग को दूर कर देंगे। और फिर ये दोनों अपनी प्लानिंग करके गु की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं होता है क्योंकि गु और अंजिंग मिलकर अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। और जो मिस्टर वांग फ्रॉड करने की कोशिश करता है ये लोग उसे जेल पहुंचा देते हैं। फिर कंपनी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो ग्रैंडपा भी खुश होते हैं और इन दोनों की तारीफ करते हैं कि दोनों साथ में अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अंजिंग गु को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाती है और अंजिंग के मॉम डैड को भी गु बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अंजिंग को इस बारे में पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो वो हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करवाती है और उसे कंफर्म वाला पता लग जाता है तो बहुत ही खुश होती है। और फिर वो जब गु को इस बारे में बताती है तो वो तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और तुरंत ही अपने ग्रैंडपा को भी कॉल करके इस बारे में बता देता है। और फिर फाइनली वो अंजिंग को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो भी हाँ कह देती है। फिर दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और गु अब अच्छे से कंपनी हैंडल कर रहा होता है और अंजिंग भी उसकी हेल्प करती है। और फिर हम देखते हैं कि अंजिंग का डिलीवरी टाइम आ जाता है और इन दोनों का एक बेटा होता है। कहती है कि कितना अगली है, ये तो मंकी की तरह दिख रहा है। तो गु कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे पर गया है, देखना ही बहुत ही हैंडसम बनेगा। फिर गु और अंजिंग बहुत ज्यादा खुशी होते हैं और किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।